हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। पहली क्लास जो मैंने ली थी उसमें मैंने उर्दू के सलेबस यानी उसके निसाब के बारे में बताया था। असल क्लास आज से आप लोगों की शुरू हो रही है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ज़ुबान क्या होती है, यानी लैंग्वेज किसको कहते हैं। उसी के साथ लैंग्वेज में दो पार्ट, एक लर्निंग जिसको आप आमोजिश कहते हैं, आमोजिश के साथ कहीं कहीं इक्तिसाब भी लिखा हुआ आता है, दोनों सही माना जाता है। उसी के साथ एक्विजिशन जिसको आप हुसूलियाबी या हुसूली चीज़ यानी हासिल शुदा चीज़ हुसूलियाबी या हुसूली कहते हैं उर्दू में। आपके पेपर में इसी तरह लिख के आता है। इसमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम जानेंगे। इसी के साथ थ्री लैंग्वेज फार्मूला यानी सह लिसानी फार्मूला क्या है, इससे किस तरह के आपके सवालात बनते हैं। अगर आप इस क्लास को सही से देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन भी डिज़ाइन किया है इसी चैप्टर की बुनियाद पे, उसको आप देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, एक आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। जो भी क्लास ली जाती है उसकी पीडीएफ, इसी के साथ वीडियो की लिंक आप वहां से दस्तयाब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत से हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे तलबा हैं जो उर्दू सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जो लिए हैं, और उर्दू के जो कंसेप्ट को, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको बताने के लिए कोई ऐसा चैनल नहीं है। दो एक लोग पढ़ाते हैं लेकिन उससे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो लोगों को आप बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। जिन्होंने हाई स्कूल या इंटर तक उर्दू पढ़ी है तो आसानी से इसके कंसेप्ट को क्लियर करके 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अभी कोई लाइव क्लास नहीं मैं बना करके अपलोड करता हूं। जब स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो लाइव क्लास ली जाएगी, ठीक है। आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे लैंग्वेज जिसको आप उर्दू में कहते हैं ज़ुबान, ठीक है। आप अगर दूसरी पेडागोजी हिंदी लिए होंगे उसको उसमें भाषा कहते हैं। तो ज़ुबान क्या चीज़ है, ज़ुबान किसको कहते हैं, इसको हम समझेंगे। देखिए, ज़ुबान क्या है, अपने माफी ज़मीर को यानी हमारे अंदर जो चीज़ हो उसको अदा करने का, उसको बताने का एक ज़रिया है, ठीक है। पहला कंसेप्ट, आप एक नोटबुक रखें, उसमें थोड़ा सा नोट बना लेंगे तो दोबारा रिवीजन करेंगे या दोबारा वीडियो देखिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। इसी के साथ ज़ुबान क्या है, ज़ुबान क्या है, पहला है कि आपके जो माफी ज़मीर है यानी जो आपके अंदर है जो चीज़, उसको ज़ाहिर करने का एक ज़रिया है। उसी के साथ ज़ुबान जो है मुआसलात का, तरसील का, मुआसलात तरसील के लिए इंग्लिश में आता है कम्युनिकेशन, ठीक है। हिंदी में इसको संप्रेषण कहते हैं। उसका एक ज़रिया है यानी मीन्स है, ठीक है, यानी मुआसलात का एक ज़रिया है, ठीक है। मुआसलात के साथ कहीं कहीं आपका लिखा होगा तरसील। तरसील का एक ज़रिया है क्या, आपकी ज़ुबान। ज़ुबान क्या है, ज़ुबान को हम पूरे होलिस्टिक अप्रोच के तौर पे यानी जामे नुक्ते नज़र के तौर पे लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज़ुबान से हम किसी इल्म को हासिल करते हैं, ठीक है। ज़ुबान ही के ज़रिए इंसान की पर्सनालिटी यानी उसकी शख्सियत निखरती है। यानी इंसान किस तरह से बोलता है आप उसकी ज़ुबान ही से जान पाएंगे, उसके अलावा आप नहीं जान सकते। उसी के साथ ज़ुबान क्या है, ज़ुबान के ज़रिए हम इमोशन क्या है, आपके अंदर क्या जज्बा है, उसको आप कैसे जानेंगे, ज़ुबान ही के ज़रिए जानेंगे, यानी इमोशन का। इमोशन जिसको आप कहते हैं जज्बा, आपके जो जज्बात हैं उसको कैसे निकल के आएंगे, ज़ुबानी के ज़रिए। इसी के साथ फीलिंग,
फीलिंग मतलब जो आपके एहसासात हैं, क्या हैं? एहसासात। एहसासात जो आप अंदर से महसूस करते हैं, उसको ज़ाहिर कैसे करेंगे? ज़ुबान के ज़रिए। इसी के साथ आपके जो ख़यालात यानी आइडियाज़, विचार जो आप अपने दिमाग में सोचते हैं, उसको अदा कैसे करेंगे? ज़ुबान के ज़रिए। क्या? यानी आपके ख़यालात। इन सब चीज़ों को अदा करने का, ज़ाहिर करने का ज़रिया क्या है? ज़ुबान है। ठीक है, ज़ुबान किसको कहते हैं आप समझ गए? आगे चलते हैं। अब ज़ुबान की मुख्तलिफ़ शक्लें आती हैं। ठीक है, बुनियादी तौर पे 3 शक्लें बताई जाती हैं किसकी? ज़ुबान की यानी लैंग्वेज की। पहला है कि एक होता है तकरीरी ज़ुबान। तकरीरी यानी कोई चीज़ आप ओरली अगर बोलते हैं तो क्या है? वो तकरीरी है, जिसको आप कहते हैं ज़ुबानी कोई चीज़ कहना, वो क्या है? वो तकरीरी ज़ुबान यानी ज़ुबानी है। ठीक है। नंबर 2 क्या है? आपकी तहरीरी ज़ुबान। क्या है? तहरीरी ज़ुबान। जैसे कोई भी चीज़ जब लिखने की शक्ल में, कोई भी चीज़ जैसे लिख करके, जैसे आप किसी से कोई सबूत मांगते हैं तो आप कहते हैं लिखित में दे दीजिए, यानी लिख करके दीजिए। सबसे ऑथेंटिक चीज़ कौन होगी? जो चीज़ लिखी हुई होगी, क्योंकि उसको सबूत के तौर पे आप पेश कर सकते हैं। पहली तकरीरी, आप ज़ुबान से कुछ बोल दें, आप बोलेंगे, बाद में कहेंगे हमने कुछ का कुछ कह दिया, तो ऑथेंटिक कौन मानी जाएगी? तहरीरी ज़ुबान। तीसरी ज़ुबान जो चलती है वो इशारे की ज़ुबान चलती है। इशारे की ज़ुबान। देखिए इशारे की ज़ुबान क्या होती है? जैसे आप देखेंगे, आप रेड लाइट पे जाएंगे, कहीं जब ग्रीन लाइट जलती है, उसका मतलब क्या? आप अपनी गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। रेड लाइट आ गई, उसका मतलब क्या? रुक जाए। तो ये क्या है? एक इशारे की ज़ुबान की एक किस्म मानी जाती है। ठीक है, ज़ुबान की किस्में आपने समझ ली। आगे चलिए, आगे क्या है? ज़ुबान के अक़साम भी होते हैं। ठीक है, एक आपकी होती है मादरी ज़ुबान। एक क्या है? मादरी ज़ुबान। मादरी ज़ुबान जिस ज़ुबान को बच्चा अपने घर से, अपने आसपास से, अपने पड़ोस से सीखता है, उसको आप मादरी ज़ुबान कहते हैं, जिसको हिंदी में मातृभाषा कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर टंग। यानी आपकी मादरी ज़ुबान जो आप अपने घर में बगैर कायदे के, बगैर उसका कोई ग्रामर सीखे हुए आप जिसको सीख लेते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता 6 साल में बोलने लगता है अम्मा, अब्बा, इसी के साथ पापा, जो कुछ मामा, दादी, ये सब बोलता है, वो क्या है? वो उसकी मादरी ज़ुबान हुई। तो अगर बच्चा, उसके घर में तेलुगु बोली जाती है तो तेलुगु बोलने लगा, उसकी मादरी ज़ुबान हुई। अगर इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश बोलने लगा, उसकी मादरी ज़ुबान हुई। इसी की तरह अगर कोई मलयालम का, वहाँ का है, मलयालम बोली जाती है तो उसकी मादरी ज़ुबान हुई। ठीक है, हिंदी बोली जाती है, उसकी मादरी ज़ुबान हिंदी हुई। उर्दू बोली जाती है, उसकी मादरी ज़ुबान उर्दू हुई। दूसरी क्या है? दूसरी कौमी ज़ुबान। कौमी ज़ुबान यानी जो पूरे हिंदुस्तान में चले। अगर आप देखेंगे तारीख़ में अभी तक कोई भी कौमी ज़ुबान नहीं है। ठीक है। नंबर 3 पे तीसरी ज़ुबान क्या होता है? रस्मी ज़ुबान। रस्मी ज़ुबान को आप कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या कहेंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज। आपकी जो हिंदी है, हिंदी क्या है? आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है। आपके दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइन, आर्टिकल 351 ए, इसमें हिंदी के बारे में बात की गई। हिंदी आपकी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है। तो आर्टिकल 343 शायद 51 नहीं, 343 ए में कहा गया, और 343 से 351 तक आपकी ज़ुबान के बारे में बात की गई, आपके आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में। ठीक है। तो और ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी क्या है? हिंदी है। और तब आपके जहन में एक बात आती होगी, तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश कही जाती है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, यानी रस्मी ज़ुबान जो उसमें सहायता करती है। ठीक है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आपकी इंग्लिश है।
अब आपके जहन में एक सवाल होता होगा, उर्दू कौन सी ज़ुबान है? देखिए, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके आईन में शेड्यूल बनाए गए हैं, ठीक है। अब टोटल 12 शेड्यूल हो गए हैं, उसमें से 8वीं शेड्यूल में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात की गई है। उसमें कितनी ज़ुबान है? टोटल 22 ज़ुबान है। कितनी है? 22 ज़ुबान। 22 ज़ुबान में से उर्दू भी एक आपकी इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में शामिल है, ठीक है। ज़ुबान के अक़साम आपने समझ लिए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, कभी कभी सवालात इससे आते हैं, 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला आपको मालूम है कि कोठारी आयोग, कोठारी जो कमीशन बना था, कब बना था? 1964, 66। इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की थी। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या, इसको आप समझ लीजिए। इससे भी सवालात अक्सर बनते हैं, क्योंकि जो 15 नंबर के आते हैं, यानी पैसेज के अलावा, वो आपके एप्लीकेशन बेस हैं। अगर आपका ये सब फंडा क्लियर है तो आप उसको ऑप्शन देख करके अच्छी तरह हल कर लेंगे। देखिए, 3 लैंग्वेज फार्मूला ये था, ये बात कही गई थी कोठारी कमीशन में कि क्लास 10th तक, यानी 10वीं क्लास तक बच्चा 3 ज़ुबान पढ़ेगा। कितनी ज़ुबान पढ़ेगा? 3 ज़ुबान, ठीक है। आपको मालूम है, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब स्टेट यानी सूबा यानी राज्य का बंटवारा हुआ, तो किस आधार पे हुआ, किस बेस पे हुआ था? वो ज़ुबान की बुनियाद पे हुआ था। किस बुनियाद पे? ज़ुबान की बुनियाद पे। तो बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ ज़ुबान कौन सी बोली जाती थी? हिंदी, ठीक है। तो एक कॉलम आपका बन जाता है हिंदी स्पीकिंग स्टेट, ठीक है। हिंदी स्पीकिंग स्टेट, हिंदी स्पीकिंग स्टेट, यानी ऐसे सूबे, ऐसे राज्य जिनकी मादरी ज़ुबान हिंदी है। ये टोटल कितने हैं? 9 हैं, ठीक है, 9 है। दूसरी है कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, स्पीकिंग स्टेट। एक कौन है? यानी 9 स्टेट के अलावा जितने हैं वो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। तो ठीक है, देखिए, हिंदी स्पीकिंग स्टेट जैसे आपका यूपी से कट करके आपका उत्तराखंड बना है, यहाँ सब क्या है? ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं। इसी तरह बिहार है, बिहार के साथ जो कट के बना है झारखंड है, आपका दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और ये सब जो राज्य हैं आपके टोटल 9 आते हैं। यहाँ की मादरी ज़ुबान यानी मातृभाषा यानी मादरी ज़ुबान क्या? हिंदी है, ठीक है। उसमें कहा गया है बच्चा हाई स्कूल तक पहली ज़ुबान क्या पढ़ेगा? हिंदी पढ़ेगा। हिंदी आप देखेंगे, अगर कोई यूपी बोर्ड का है बच्चा तो 10th तक, बल्कि 10th नहीं 12th तक उनको, यूपी बोर्ड का, उनको हाई स्कूल तक या बल्कि कहें इंटरमीडिएट तक उनको हिंदी पढ़ना कंपलसरी होता है, यानी उस सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते। सीबीएसई बोर्ड में भी ये है कि बच्चा हाई स्कूल तक हिंदी पढ़ेगा, अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट में वो बोर्ड चल रहा है, ठीक है। पहली क्या होगी? मादरी ज़ुबान, मादरी ज़ुबान पहली पढ़ेगा। दूसरा क्या पढ़ेगा? अब दूसरी ज़ुबान कौन लेगा? दूसरी ज़ुबान पढ़ेगा अंग्रेज़ी या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो 22 हैं 8वीं शेड्यूल में, उसमें से कोई एक लेगा, ठीक है। दूसरी ज़ुबान। तो तीसरी ज़ुबान कौन पढ़ेगा? अब यही दूसरी ज़ुबान में से जो बची, अगर इंग्लिश ले लिया तो अब उसके अलावा अब 22 ज़ुबान जो मॉडर्न लैंग्वेज शेड्यूल में ज़िक्र की गई हैं, ठीक है, उसमें से कोई एक ज़ुबान चुनेगा, कोई एक ज़ुबान का इंतखाब करेगा, चुनेगा। अक्सर देखेंगे जो मुस्लिम हैं वो अक्सर क्या चुनते हैं? तीसरी ज़ुबान अक्सर वो लेते हैं उर्दू, क्योंकि उर्दू 8वीं शेड्यूल में 22 ज़ुबान में से एक ज़ुबान है। और अगर नॉन मुस्लिम हैं यानी गैर मुस्लिम हैं तो तीसरी ज़ुबान क्या लेते हैं 22 में से? आप देखेंगे संस्कृत लिए रहते हैं,
ठीक है, उर्दू के अलावा संस्कृत। ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट की बात हुई। अब नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में क्या है, पहला वो पढ़ेंगे अपनी मादरी ज़ुबान मादरी ज़ुबान यानी जो उनके घर में बोली जाती है, ठीक है। दूसरी ज़ुबान क्या पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ेंगे हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या अंग्रेज़ी। अब यहाँ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जैसे आप चले जाएंगे तमिलनाडु में, चले जाएंगे, इसी के साथ तेलंगाना में, इसी तरह केरल में, और इसी तरह आप बेंगलोर में चले, वहाँ लोग अक्सर हिंदी नहीं पढ़ते, ठीक है, क्योंकि पहली ज़ुबान जो वहाँ की मादरी ज़ुबान उसको ले लेते हैं, दूसरी वो इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है, तीसरी कोई और ज़ुबान ले लेते हैं, लेकिन हिंदी को बहुत से लोग नहीं मानते, ठीक है। तीसरा क्या कहा गया है, तीसरा आपका क्या है, तीसरा अब अगर आपने अंग्रेज़ी ले ली, ठीक है, तो तीसरी ज़ुबान आपको हिंदी लेनी होगी। ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है, इसलिए कहा जाता है 3 लैंग्वेज फार्मूला साउथ में यानी जुनूब में फेल हो गया था, ठीक है। इस कंसेप्ट को, एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब हम 2 टर्म आती है, एक आता है एक्विजिशन और दूसरा क्या आता है आपका लर्निंग, ठीक है। अब एक्विजिशन क्या होता है, उसको आप कहते हैं अर्जन, जिसको आप किसमें हिंदी में क्या कहेंगे, अर्जन करना। इसको उर्दू में आप देखेंगे तो उनको हुसूली यानी हुसूली ज़ुबान या हुसूलियाबी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हुसूली ज़ुबान क्या है, ये एक ऐसी ज़ुबान मानी जाती है, ठीक है, ये एक ऐसी ज़ुबान मानी जाती है जिसको सीखने में, ठीक है, जिस ज़ुबान को सीखने में आपको किसी कायदा कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसकी खूबी क्या है, आप इसको अनकॉन्शियस माइंड से सीखते हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड से मतलब आप इसको अनजाने में बग़ैर सोचे समझे सीख लेते हैं। जैसे बच्चे की मादरी ज़ुबान, बच्चा 6 साल तक पहुँचते पहुँचते सब कुछ बोलने लगता है। अगर वो उसके घर में पानी कहा जाता, पानी कहेगा, मम्मी पापा बाबा दादी, और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अपने पड़ोस से, अपने घर से जो सीख लेता है अनकॉन्शियस माइंड से, मतलब बेखबरी में। उसके लिए उसने कोई ग्रामर नहीं पढ़ा, उसके लिए वो स्कूल नहीं गया, तो ठीक है। जो ज़ुबान अब एक सवाल इसमें से आ जाता है कि हुसूलियाबी ज़ुबान बच्चा कैसे सीखता है, बग़ैर किसी ग्रामर के, अनकॉन्शियस माइंड यानी बेखबरी में सीखता है, ठीक है, बेखबरी में सीख लेता है या अनजाने में सीख लेता है, उसके लिए कोई कायदा कानून नहीं पढ़ता, ठीक है। दूसरा ये है, इसमें माहौल, माहौल को क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट। एनवायरमेंट का बहुत बड़ा किरदार होता, मतलब उसके आसपास यानी उसके घर में, उसके पड़ोस में, घर के बच्चे जो ज़ुबान बोलते हैं उस ज़ुबान को बच्चा अपने आप सीख लिया, तो उसके लिए कोई ग्रामर पढ़ा नहीं। जिसको बच्चा अनकॉन्शियस माइंड से सीख लिया, इसको जो है माहौल से यानी एनवायरनमेंट से सीख लिया। इसको किस लिए, नेचुरली यानी फितरी तौर पे, फितरी तौर पे। अब आपके क्वेश्चन में जहाँ ये सब आ गए, बेखबरी से कोई चीज़ हासिल कर लिया, माहौल से हासिल कर लिया, फितरी तौर पे यानी नेचुरल वे में कोई चीज़ हासिल कर लिया, वो कौन सी ज़ुबान होगी, उसको क्या कहेंगे, एक्विजिशन यानी हुसूली की ज़ुबान, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। जिन चीज़ को यानी इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसके लिए आपको क्या होता है, आप बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है, उसके लिए उसका कोई, उस ज़ुबान का कोई कायदा कानून नहीं सीखेगा, बच्चा फितरी तौर पे सीख लेगा, ठीक है, और उसके लिए कोई ग्रामर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको क्या कहते हैं, एक्विजिशन। आप अनकॉन्शियस माइंड यानी बेखबरी में, बेखबरी में, अनजाने में, उसके लिए थोड़ी ना आए वो सोचता है कि हम ज़ुबान सीख रहे हैं, वो तो सीख लिया, माहौल मिल गया, सीख लिया, फितरी तौर पर सीख लिया, क्योंकि उसके माँ बाप या उसके भाई बहन आसपास पड़ोसी वो ज़ुबान बोलते, उसको सीख लिया। तो
बच्चे की जो मादरी ज़ुबान होती है उसको बच्चा अक्वायर करता है, ना कि ग्रामर से सीखता है। फिर स्कूल में जाकर, जैसे मादरी ज़ुबान आपकी उर्दू थी, आपके घर में लोग उर्दू बोलते थे, फिर स्कूल में जा कर के आप उसको और सीखते हैं, उसमें निखार लाते हैं, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आगे हम सीखते हैं, उसको कहेंगे लर्निंग। अब आप एक्विजिशन समझ गए, जिसको हुसूली या हुसूलियाबी कहते हैं। आपके उर्दू के पेपर में हुसूली हुसूलियाबी लफ्ज़ आएगा, उसके माने एक्विजिशन आप जहन में रखिएगा, तो आप गलती नहीं करेंगे। इक्तिसाब या आमोजिश, अक्सर आप देखेंगे पर्चे में आमोजिश, आमोजिश मतलब लर्निंग। अच्छा, अब लर्निंग किसको कहते हैं? लर्निंग के लिए आप स्कूल जाएंगे, स्कूल जाएंगे, ठीक है, इसके साथ साथ कायदा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कायदा सीखेंगे। आपको एक उस्ताद की ज़रूरत होगी, यानी आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो आपको सिखाएगा, ठीक है। इसके लिए इसको आप सीखेंगे कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड से यानी बिल्कुल अपना होश हवास बाकी रखेंगे, इरादे के साथ, ठीक है, बाखबर हो करके, ठीक है, बाखबर हो करके आप इरादे, इंटेंशन आपका इरादा होगा कि हम इंग्लिश सीखें। जैसे आप स्कूल में जाके इंग्लिश सीखते हैं, पहले उसका ग्रामर सीखते हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, सारी चीज़ें जब आप सीखते हैं तब उसको सीख पाते हैं, बोल पाते हैं, ठीक है। तो बच्चे की जो मादरी ज़ुबान हुई उसको अक्वायर करेगा, एक्विजिशन में आएगा, और जो स्कूल में जा कर के सीखेगा, जिसके लिए कायदे की ज़रूरत होगी, एक मुअल्लिम की ज़रूरत होगी, कॉन्शियस माइंड से सीखेगा, ये सब क्या होगा? ये आपकी लर्निंग, जिसको आमोजिश या इक्तिसाब कहते हैं, ठीक है। इतने कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो कम से कम 2 से 3 से कभी कभी 4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ क्वेश्चन डिज़ाइन किया है इस चैप्टर की बुनियाद पे, इसको आप हल कर लेंगे तो ताकि आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरह क्लियर हो जाए। जो कुछ हमने पढ़ा उसका यहाँ ऑपरेशन करेंगे, उसका तहलील करेंगे, तज्जिया करेंगे ताकि क्वेश्चन किस तरह बनाया जाता। आपको मालूम है, अगर आपको फार्मूला समझ में आता है, कंसेप्ट समझ में आता है, तो आप फटाफट उसको हल कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मादरी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए उर्दू ज़ुबान की क्लास में अपनी बात को कहते हैं। मादरी ज़ुबान आपको मालूम है, जिसको बच्चा अक्वायर करके आया है, उर्दू ज़ुबान की क्लास में अपनी बात को कहते हैं। आपको मालूम है, बच्चा अपने घर से जो ज़ुबान सीख के आएगा वो ज़ुबान क्लास में बोलेगा, ठीक है। ये क्या है? फितरी अमल है, काबिल मजम्मत है, या उसको आप डांट देंगे कि नहीं यहाँ अपने घर की ज़ुबान क्यों बोल रहे हो, या काबिल गौर है, उस पर उस्ताद, उस पर मुअल्लिम गौर फिक्र करेगा, या सही नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए आप देखेंगे तो ये क्या है? फितरी है। बच्चा स्कूल में घर से जो भी ज़ुबान सीख के आएगा, एक चीज़ नोट करके रखिएगा, उसको हम क्लास में एज अ एसेट, एज अ रिसोर्स, एज ए ज़रिया, यानी दूसरी ज़ुबान सीखने में एक ज़रिए के तौर पे, रिसोर्स के तौर पे उसको हम शुमार करते हैं, ना कि उसको हम काबिल मजम्मत समझेंगे, ठीक है। क्या है? फितरी, यानी नेचुरल चीज़ है, ठीक है। तो अगर कहीं इस तरह का सवाल बना मादरी ज़ुबान से मुतालिक, अगर बच्चा उसको बोलता, उसको हम बोलने देंगे, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल हम इससे मुतालिक देखते हैं। ज़ुबान के हुसूल के हवाले के, हुसूल मतलब जिसको बच्चा अक्वायर कर रहा है, हवाले से कौन सा कौल सही नहीं है। देखिए ये एक अमल है, यानी एक प्रोसेस है, यानी इसके सीखने के लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, यानी उस्ताद की, ग्रामर की, ये तो नहीं, ये तो गलत होगा, ठीक है। ये एक फितरी अमल है, ठीक है, ये एक फितरी अमल है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बच्चे ज़ुबान के कायदों को खुद ब खुद सीख लेते हैं। ये भी सही लग रहा है, भी सही लग रहा है। बच्चों को कायदा सिखाया था, ये तो गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये एक अमल है, अमल तो ही है क्योंकि बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है, ये भी सही लग रहा है। लेकिन अक्वायर करने में बच्चे को कायदा, ग्रामर
आपने कहीं नहीं देखा बच्चा बोलने लगता है, अगर उसके घर में इंग्लिश बोली जाए, उर्दू, हिंदी, क्या उसके लिए ग्रामर पढ़ा? ग्रामर को उसको किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन वो बोलता है। तो ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो हुसूली ज़ुबान है। हुसूली ज़ुबान में कायदा नहीं सिखाया जाता, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, और बाकी सब आपके रॉन्ग हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये असल में आपका तीसरा सवाल है, दूसरा लिख उठा है। ठीक है, क्या है? ज़ुबान सीखने और ज़ुबान के हुसूल के दरमियान, यानी लर्निंग और एंड एक्विजिशन। जहाँ सीखने की बात आई वो लर्निंग की बात चल गई, जहाँ हुसूल की बात आई एक्विजिशन की बात है। दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है, यानी बेसिक डिफरेंसेस क्या दोनों में है, देखते हैं। पहला क्या कहा गया? ज़ुबान की निसाबी किताबें, नहीं ये तो समझ में कम आ रहा है। ज़ुबान सीखने का दस्तयाब माहौल, यानी ज़ुबान सीखने का जो अवेलेबल यानी उपलब्ध माहौल यानी एनवायरनमेंट। ज़ुबान की पेचीदा साख्तें, यानी जो उसकी उलझी हुई स्ट्रक्चर हैं। ये हो सकता है कि ज़ुबान की तहरीरी अंदाज़े क़द्र, तहरीरी लिखित में अंदाज़े क़द्र, ये असेसमेंट इवेलुएशन को क्या कहते हैं? अंदाज़े क़द्र कहते हैं उर्दू में। ठीक है, टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो आप इसको पूरी तरह हल कर लेंगे, 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, ज़ुबान की हुसूली, एक इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, क्या फ़र्क होगा? ज़ुबान सीखने का दस्तयाब माहौल। कहीं भी अगर एनवायरनमेंट की बात है, आपको मालूम है इसके लिए बच्चों को एनवायरनमेंट चाहिए, यानी घर में मम्मी पापा भाई बहन आस पड़ोस के लोग जो बोलते हैं उसको बच्चा अपने आप सीख लेता है अनकॉन्शियस माइंड से। और सीखने उसमें क्या है, उसके लिए उसको स्कूल जाना होगा, मुअल्लिम चाहिए, कायदा कानून सब सीखेगा तब सीख पाएगा। ठीक है, ज़ुबान सीखने का दस्तयाब माहौल, यही इसका सही ऑप्शन बनेगा। आगे चलते हैं। प्राइमरी सतह पर, ठीक है, प्राइमरी सतह आपको मालूम है बच्चा 6 से 14 साल के बीच का है, उसकी एज 6 से 14 साल की है। प्राइमरी सतह पर उर्दू ज़ुबान सिखाने के लिए सबसे अहम है। उर्दू ज़ुबान आप सिखाना चाहते हैं, अभी बच्चा है, सबसे अहम क्या है? ज़ुबान की तदरीस का इल्म, यानी उस्ताद को ज़ुबान पढ़ाने का बहुत अच्छा इल्म हो। भाई बहुत से ऐसे आपने देखेंगे टीचर हैं, उनको जानकारी बहुत है लेकिन सही से पढ़ा नहीं पाते, तो ये तो थोड़ा कम सही लग रहा है। क्लास में रंगीन निसाबी किताबें, आपको देखे हैं बच्चों की जो किताबें बनाई जाती है उसमें खूब सारे पिक्चर तस्वीरें लगाई जाती ताकि बच्चा उसको अट्रैक्ट हो उसकी तरफ, यानी उसको ज़्यादा पढ़े। ठीक है, बनाई जाती हैं क्योंकि NCF 2005 में भी ये बात कही गई है। ठीक है, क्लास में प्रिंट शुदा माहौल, आप देखेंगे, आप अगर क्लास में गए होंगे अपने B.Ed ट्रेनिंग में 6 क्योंकि आपका जो इंटर्न रहता है क्या नाम है 6 महीने का, उसमें आप अगर गए होंगे पढ़ाने, देखे होंगे जो बच्चों की क्लास होती है हर जगह दीवार में कुछ ना कुछ लिखा रहता है। ठीक है, वो किस लिए लिखा जाता है? बच्चा उसको देख देख कर भी उसको सीखता है। ठीक है, क्लास में प्रिंट शुदा माहौल, क्लास में तहरीरी अंदाज़े क़द्र, आप उससे कोई लिखवा करके उसका इवेल्युएशन कीजिए, इतना इफ़ेक्टिव नहीं। सबसे ज़्यादा क्या है? यही, यानी क्लास में अगर कोई चीज़ प्रिंट शुदा, अगर चीज़ें कोई चीज़ लिखी गई हैं, कोई कोटेशन लिखा है, कोई कुछ लिखा है, तो उस चीज़ को बच्चा बार बार देखेगा तो उससे ज़्यादा सीखेगा। अगर उर्दू ज़ुबान में बहुत सारी कम से कम 20 चीज़ें लिखी हैं तो डेली उसको देखेगा तो उसको सीखेगा। ठीक है, ये चीज़ इफ़ेक्टिव माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये है, बच्चे बोली जाने वाली ज़ुबान के तजर्बे के साथ स्कूल आते हैं, यानी मादरी ज़ुबान के साथ स्कूल आते हैं, कुल मिला के यही कह सकते हैं। इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है? बच्चों की बोली जाने वाली ज़ुबान ना सिखाई जाए। जो बच्चा ज़ुबान जो है बोलता है क्या उसको नहीं सिखाएंगे? थोड़ा अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा। बच्चों की बोली जाने वाली ज़ुबान की इस्लाह की जाए। ठीक है, बच्चों की लिसानी तजर्बात का सही इस्तेमाल किया जाए, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ज़ुबान की लिसानी तजर्बात को क्लास से बाहर, ये तो कतई सही नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा जो क्लास में लेकर आता है यानी मादरी ज़ुबान सीखते आता है वो ऐसा एसेट है।
यानी एक ज़रिया है, एक अच्छी चीज़ है, इसको आप क्लास से बाहर नहीं निकाल सकते, बल्कि इसके तजर्बे का सही इस्तेमाल जो है आप उसको यूटिलाइज़ करें, अच्छे से उसका इस्तेमाल करें, यही आपका ऑप्शन सही होगा। तो आप एक ट्रिक को जहन में रखिएगा, बच्चा जो भी घर से लेकर आएगा वो उसके लिए क्लास के लिए मुफीद माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कहीं माहौल का ऑप्शन आया, एनवायरनमेंट का, वो भी आपका ऑप्शन 100% यानी 99% वही सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये तकरीबन आखिरी सवाल है इस पर, क्या है, ज़ुबान सिखाने में आप किसे सबसे अहम समझेंगे? बच्चे को आप ज़ुबान यानी उर्दू ज़ुबान सिखाना चाहते हैं, किसको सबसे अहम मानेंगे? दिमाग को, यानी बच्चे का दिमाग खूब अच्छा चले, यानी वो बहुत उसका IQ लेवल बहुत आगे हो, इसको आप सबसे अच्छा मानेंगे? ये तो गलत है भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं मिडिल उसके दिमाग के होते हैं, एवरेज के होते हैं। समाजी यानी सोशल, तामुल यानी इंटरेक्शन, जैसे समाज में एक दूसरे से इंटरेक्शन यानी बातचीत करना है, तो अच्छा लग रहा है। दूसरा क्या है, समाई और बसरी। समाई मतलब सुनने वाले, बसरी यानी देखने वाले, आलात मतलब टूल्स, जैसे TLM होते हैं ना, TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में सब आते हैं। ये भी अच्छा माना जाता है। बच्चों के अदब यानी बच्चों पे जो बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों पे किताबें लिखी जाती हैं। सबसे अहम पूछा है, अहम तो सब है, सबसे अहम क्या है? समाजी तामुल, यानी कहीं भी आपके ऑप्शन में समाजी यानी सोशल इंटरेक्शन, तामुल आता है, कहीं कहीं तामुलात लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? तामुलात यानी इंटरएक्शन। इंटरएक्शन यानी जो समाज में बच्चा एक दूसरे से अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को बोलता है, मांगता है, खेलता है, इससे जो है बच्चा सबसे ज़्यादा ज़ुबान सीखेगा। इसलिए आप देखेंगे जब बच्चों को क्लास में पढ़ाया तो क्या कहा जाता है कि ग्रुप बनाया जाए, बच्चों का एक साथ ग्रुप बनाया जाए, बच्चे डिस्कशन करके, लर्निंग बाय डूइंग यानी कर कर के सीखेंगे, यही आपका टीचिंग मेथड सबसे अच्छा माना जाता है। तो ठीक है, उम्मीद है कि क्लास जो पहली क्लास पहले चैप्टर के बुनियाद पे थी, बहुत ही आपके लिए मुफीद हुई होगी। इसमें कोई आपको अगर कोई चीज़ इस्लाह करने के लिए कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, आप कमेंट में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करके जाइए, लोगों को भी बताया। बहुत से लोग हिंदुस्तान में, क्योंकि सीटेट जुलाई अगस्त में होने वाला आपको पता है, बहुत से लोग उर्दू पेडागोजी लिए होंगे या फॉर्म भर रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो इस सीरीज़ की मदद से वो पूरा नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उनको भी शेयर करें, कमेंट करें, और इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। इस पर मैं PDF डाल दूंगा, इसी के साथ वीडियो की लिंक भी वहां से आप दस्तयाब कर सकते हैं। चैनल को, क्योंकि आप नए हैं, अभी दूसरी क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी के साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस आज के क्लास में इतना ही। अब अगली क्लास में आपको जीन पियाजे, वाइगॉट्स्की और चॉम्स्की, इनका क्या नज़रिया है, तीनों फ़लसफ़ी से सवालात आता है, इसके बारे में इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी इस टॉपिक के साथ। तो ठीक है, चलते हैं, बाय।